हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। आज हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में। इंडिया में जैसा आप जानते हैं 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। तो उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है उसका, और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके क्या कारण थे, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जैसा हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी की जो स्थिति थी वो क्या थी, और उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो प्लानिंग कमीशन बना 1950 में। और प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स बनाए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 1956 तक चला। इसी तरह 5-5 साल के प्लान बनते रहे और कुछ वर्षों में देश की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ शॉर्ट प्लान्स भी बने। 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, इस तरह से प्लानिंग हुई। सो जो आईपीआर 1956 बना उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन इकोनॉमी का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का जो लीडिंग रोल था वो गवर्नमेंट सेक्टर को दिया गया, पब्लिक सेक्टर को दिया गया, और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कई तरह के कंट्रोल्स लगाए गए, चेक एंड बैलेंसेस रहे, तो उसको रेगुलेट किया गया। और इस तरह से इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का मेन कंट्रीब्यूशन था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड अप भी हुआ, डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ इंडस्ट्रीज़ का, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ की फाउंडेशन भी हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़, इनका एक्सपेंशन हुआ। काफ़ी सारा जो हमारा एक तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो भी बढ़ा जीडीपी में। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 12% था, वो 91 में ये इट वाज अप्रोक्सीमेटली 25% फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस तरह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। इतना सब होने के बावजूद भी हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो काफ़ी हद तक करप्ट हो चुकी थी। उनमें बहुत सारा करप्शन फैल चुका था, इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई थी, मिसमैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा था। तो ऐसे में हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हो चुकी थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स करनी पड़ रही थी उन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। तो बहुत सारे कारण रहे जिसकी वजह से एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की आवश्यकता थी। लेकिन जो मेन इसका कॉज था वो क्या था कि हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो गिर रहा था, जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो कम हो रहा था, और इंडस्ट्रीज़ में जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, और साथ ही मिसमैनेजमेंट हो रहा था इंडस्ट्रीज़ का, रिसोर्सेज का। जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो भी सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहे थे।
सो अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस थी इंडस्ट्रीज की वो बहुत ही पुअर हो गई थी। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था ये भी नेगेटिव हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस भी हमारा काफ़ी नेगेटिव था। तो इन कारणों को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में सामने आई 1991 में, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म, दोनों का मतलब सेम ही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? ये सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, मतलब दिस इज द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिनको देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ाने के लिए जिनको यूज़ किया जाता है, जिनको डायरेक्ट किया जाता है। तो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए यूज़ की गई या जिसको बनाया गया, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और इस पॉलिसी को इनिशिएट किया गया 1991 में। इसके जो 3 अहम चेंजेस थी पॉलिसी में पुरानी पॉलिसी के साथ, अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या क्या चेंजेस थी। जैसे आप जानते हैं कि पहले इंडस्ट्रीज पर, प्राइवेट सेक्टर पर, ट्रेड पर लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉलो होती थी। प्राइवेट सेक्टर को नई फर्म खोलनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जो फार्म थी उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से लाइसेंसिंग की वजह से प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा नियंत्रित हो चुका था। तो लाइसेंसिंग की जगह अब न्यू पॉलिसी में लिबरलाइजेशन को फॉलो किया गया। बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटाया गया, लिबरलाइज किया गया इकोनॉमी को। तो पहले क्या था? लाइसेंसिंग था, और उसकी जगह अब क्या आया? लिबरलाइजेशन आया। दूसरा क्या था कि पहले इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया जाता था, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया गया था और उसको फॉरेन कंपटीशन से बचाया गया था, और कोटास फिक्स किए जाते थे प्राइवेट सेक्टर के लिए कि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है। लेकिन अब उसकी जगह प्राइवेटाइजेशन का प्रोविज़न रखा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगी अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होंगी, या गवर्नमेंट सेक्टर का भी जो है उसकी यूनिट्स का भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। ये प्रोविज़न रखे गए इसमें। और तीसरा, जैसे आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के लिए भी पहले बहुत सारे परमिशंस लेनी पड़ती थी, परमिट्स लेने पड़ते थे। स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कई तरह की परमिशंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए पहले लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। लेकिन उन परमिट्स को हटाकर जो है इसकी जगह ग्लोबलाइजेशन किया गया। मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब एक तरह से जो अपनी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसको ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक किया गया, सोशली एंड इकोनॉमिकली। सो ग्लोबलाइजेशन मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 मेन पैरामीटर थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसको फॉलो किया गया। जैसे पहले लाइसेंसिंग का पॉलिसी थी, कोटास का प्रोविज़न था और परमिट्स की ज़रूरत थी, तो उसको हम बोलते थे LQP पॉलिसी। तो LQP पॉलिसी को यहाँ पे रिप्लेस किया गया LPG पॉलिसी के द्वारा। सो हमने पढ़ा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और उसको बनाने की जो ज़रूरत थी वो क्यों पड़ी। सो
इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि वाई इकोनॉमिक पॉलिसी वाज नीडेड इन इंडिया। So let us discuss the causes behind the implementation of new economic policy in India in 1991। इंडिया में जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, फॉलो किया गया, उसकी क्या कारण रहे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कारण है हाई फिस्कल डेफिसिट। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट था वो लगातार बढ़ रहा था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जब वो सरकार की टोटल रिसिप्ट से बड़ा हो जाता है तो उन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार को बोरोइंग लेनी पड़ती है। और जब सरकार बोरोइंग करती है तो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती है उससे, और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी सरकार में भरोसा कम हो जाता है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर पाएगी। और साथ ही हाई फिस्कल जो डेफिसिट है वो देश की जो इकोनॉमी है उसकी पुअर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में वो बताता है कि देश की इकोनॉमी की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है। तो एक तरह से हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम एक तरह से डेब्ट ट्रैप में फंस चुके थे। अगर हम डाटा के हिसाब से बात करें तो 1981 में जो फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया था इट वाज 5.4% ऑफ द जीडीपी, और जबकि बढ़कर ये 8.4% हो गया था 1991 में। इट वाज 8.4% ऑफ जीडीपी, तो ये काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरह से हमें अपने फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करें जो इस दिशा में देश को लेकर जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमारे देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी भी क्राइसिस थी। जो हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो भी काफ़ी नेगेटिव था। अगर हम 1990 की बात करें तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट में था। और इस डेफिसिट को अगर हम डाटा के फॉर्म से स्टडी करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट 1980 में 2214 करोड़ था, जबकि 1990 में बढ़कर ये 17,367 करोड़ हो गया, लगभग 8 गुना। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था करंट अकाउंट डेफिसिट। और साथ में जो बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड थी वो भी लगातार बढ़ती जा रही थी। 1980 में जो बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड थी ये जीडीपी का 12% था, जबकि 1990 में जो बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड थी इट वाज 23% ऑफ जीडीपी। तो ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी ज़रूरी था कि हम एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आते। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारी इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो भी लगातार कम हो रहे थे। अगर हम 1986 की बात करें तो हमारे देश में लगभग 8,151 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जबकि 1989-90 में कम होकर ये 6,252 करोड़ रह गया। मतलब इसमें भी काफ़ी कमी आ गई थी। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर कम होते हैं तो नेचुरली है कि उससे देश की जो इंपोर्ट बिल्स होते हैं उनको पे करने के लिए पैसा कम बचता है। और 1990 में एक ऐसा बुरा वक्त भी आया कि हमारे पास 2 हफ्ते के जो इंपोर्ट बिल थे उसको पे करने के लिए भी सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था।
और फिर हमारे देश की गवर्नमेंट को अपना गोल्ड रिजर्व जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास प्लेस करना पड़ा, ताकि हम अपनी जो डेबिट ऑब्लिगेशंस थी उसको हम पूरा कर पाए। सो ये कारण थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और राइज इन प्राइसेस। तो 1991 से पहले हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, कीमतें लगातार बढ़ रही थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि लगातार 3 साल जो है बहुत अच्छा मानसून रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतें बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। और ये जो इन्फ्लेशन थी इसका कारण ये नहीं था कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की कमी है या सप्लाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि जो मनी सप्लाई थी वो लगातार बढ़ रही थी इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग करती थी अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, फिर उस बोरोइंग को कहीं ना कहीं खर्च किया जाता था। तो इस तरह से इन्फ्लेशन रेट जो था वो बहुत हाई हो रहा था। और किसी भी देश में जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ाता है, और इंडिया में भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो बैड टू वर्स हो गई थी, मतलब हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की आवश्यकता थी। और लास्ट पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। हज़ारों करोड़ों रुपया जो है PSUs पर खर्च किया गया था इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें इतना सारा करप्शन हो गया कि उनसे बहुत सारे बड़े बड़े लॉसेज जो हैं वो सहन करने पड़ रहे थे सरकार को। और लॉसेज तो हो ही रहे थे, साथ में जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका भी मिसमैनेजमेंट हो रहा था। तो एक तरह से हमारी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही पुअर सिचुएशन में थी। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस चुकी थी, और उससे बाहर निकालने के लिए और उसको ग्रोथ पाथ पे लेके जाने के लिए जो है एक नई आर्थिक नीति की आवश्यकता थी, और जिसे 1991 में शुरू किया गया, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू like this content, if you find it helpful and meaningful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.